हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारा अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुआ है आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड में कृषि रसायन विज्ञान यानी एग्रीकल्चर की जो केमिस्ट्री है उसका जो एग्ज़ाम हुआ है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो कल हुआ था, उसके सॉल्यूशन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। कक्षा 12 के लिए है। ठीक है बच्चों, कक्षा 12 के लिए जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है उसके पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक जो है वो आधे नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है और 15 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उनमें से पहला क्वेश्चन है कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्लेटी पत्थर, पीट, संगमरमर और अभ्रक। इनमें से बच्चों जो संगमरमर है वो एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है चूना पत्थर किसका उदाहरण है। तो बच्चों चूना पत्थर जो है वो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चूना पत्थर जिसका उदाहरण है वो है हमारे पास अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है मृदा निर्माण में सक्रिय कारक कौन है। पैतृक जलवायु, पैतृक पदार्थ, जलवायु, समय, धरातल। तो इनमें से जो जलवायु है वो मृदा के निर्माण में एक सक्रिय कारक के रूप में जो है वो क्या करती है बच्चों, भूमिका निभाती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों जलवायु। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशतता किस गैस की होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और ऑक्सीजन। तो बच्चों जिसकी सर्वाधिक जो है मात्रा होती है, प्रतिशतता होती है, वो होती है नाइट्रोजन, जो कि आपको पता है 100% में से जो 78% है वो हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि कॉलॉइड रसायन का जनक किसे माना जाता है। तो बच्चों जेनी, जॉफ्रे, थॉमस ग्राहम और बीबी डॉकुचेव जो है उनमें से ऑप्शन नंबर सी यानी कि थॉमस ग्राहम जो है वो इस कॉलॉइड रसायन का जनक माना जाता है। आंसर नंबर सी थॉमस ग्राहम इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से 2:1 टाइप मृतिका खनिज कौन सा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास केओलिनाइट, दूसरा है मेंट मोरिलोनाइट, क्लोरेट और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बच्चों मेंट मोरिलोनाइट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे अधिक जो CEC होती है वो किस में होती है। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ह्यूमस है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है pH तथा POH का योग सदैव कितना होता है। तो बच्चों pH और POH जो होती है उसका टोटल जो होता है उसका सम 14 के बराबर होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है बच्चों कि अम्लीय मृदा का pH कितना होता है। तो अम्लीय मृदा का जो pH होता है बच्चों वो होता है 7 से कम, यानी कि 0 से 7 तक जो pH मान चलता है वो चलता है बच्चों हमारा इसका अम्ल का यानी अम्लीय सॉल्यूशन का या विलयन का कह सकते हैं। 7 जो है वो किसी उदासीन जो विलयन है उसकी pH होती है। इसी प्रकार बात करें 7 से ज़्यादा जो होती है बच्चों वो होती है क्षारीय विलयन की या क्षार की और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर बी वो इसका करेक्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है बच्चों बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 दिया है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इनमें से जो बुझा हुआ चूना है वो है CaOH का होल ट्वाइस यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर या राइट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बाद हम चलते हैं बच्चों 11th की तरफ। तो बात करते हैं धान में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। आयरन, जिंक, कॉपर और पोटेशियम। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो होगा जिंक। जिंक जो है तत्व है वो ऐसा तत्व है जिसके कारण धान में खैरा रोग जो है वो लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है, उर्वरक का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों क्षारीय प्रभाव पड़ता है या अम्लीय प्रभाव पड़ता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों है वो है अम्लीय, यानी कि ये एक अम्लीय उर्वरक का उदाहरण है। कौन? अमोनियम सल्फेट।
इसके बाद अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बे पर जो चेतावनी अंकित होती है वो किस कलर से होती है? सर्वाधिक जहरीले कृषि रसायनों के डिब्बों पर, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए लाल रंग से, ऑप्शन नंबर बी पीले रंग से, ऑप्शन नंबर सी नीले रंग से और ऑप्शन नंबर डी है हरे रंग से। तो बच्चों जो लाल रंग है वो खतरे का निशान होता है और सबसे जो जहरीले कृषि रसायन होते हैं उन्हें भी लाल रंग से जो है वो डिब्बों पर चेतावनी अंकित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और माल्टोज। तो हम जानते हैं बच्चों स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये सब पॉलीसैकेराइड हैं, जबकि जो माल्टोज है वो एक क्या है बच्चों? डाइसैकेराइड का उदाहरण है। तो माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड का उदाहरण है, इसलिए ये पॉलीसैकेराइड का उदाहरण नहीं है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो बच्चों सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट शर्कराएं होती हैं और शर्कराओं में जो लैक्टोज शर्करा है वो हमारे दुग्ध में यानी कि दूध में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लैक्टोज शर्करा या लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट इज करेक्ट आंसर। अगले जो रिक्त स्थान है उनकी बात करते हैं बच्चों। तो हम चलते हैं, पहला रिक्त स्थान हमारे पास दिया गया है और हमारे पास टोटल रिक्त स्थान 11 हैं जो कि 5.5 अंक के आपके लिए रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो बच्चों मृदा को कहते हैं हम इंग्लिश में सॉइल, तो इसका जो लैटिन शब्द है वो है सोलम। इसी प्रकार मृत्तिका पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो मृत्तिका इज कौन से चार्ज की है बच्चों? ऋणावेश, यानी इस पर नेगेटिव आवेश, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए, अब हम जानते हैं बच्चों अगर मिट्टी में अम्लीय होती है तो उसमें कोई क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है और अगर मिट्टी क्षारीय होती है तो उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिलाया जाता है। और अगर मृदा कैसी है? अम्लीय है, तो उसके सुधार के लिए बच्चों हमें क्षारीय पदार्थ यानी कि चूना मिलाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों चूना। 19वां क्वेश्चन है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये करनाल हरियाणा जो है उसमें वहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा करनाल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 पौधे नाइट्रोजन को खालिस्तान है के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बच्चों इसमें नाइट्रेट वो डे बना हुआ है बच्चों, यहाँ पर टमाटर वाला आएगा। नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में दोनों आंसर जो है वो इसके करेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों के रूप में पढ़ा है। तो इसका आप नाइट्राइट भी सही है और नाइट्रेट भी सही है, और अगर दोनों में से भी जो ज़्यादा करेक्ट माना जाए तो वो नाइट्रेट ही ज़्यादा सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने दोनों भरे हैं नाइट्रेट और नाइट्राइड तो भी आपके सही है, और यदि आपने इनके प्रतीक लिख दिए हैं NO2- या फिर NO3- तो वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे पास है वे रासायनिक पदार्थ या वे सभी रासायनिक तत्व जो पौधों की वृद्धि एवं उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों पोषक तत्व, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पौधों की वृद्धि और उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास पूछा गया है बच्चों कि सोडियम युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा कैसी हो जाती है? तो बच्चों हम जानते हैं ये सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, यानी ये क्षार की तरह काम करती हैं। तो इससे जो मिट्टी भी होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों? क्षारीय हो जाएगी। और अगर pH मान पूछता तो हम कहते हैं 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है दो मोनोसैकेराइड्स के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? तो बच्चों मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? शर्कराओं के एग्जाम्पल हैं, और शर्कराओं के मध्य जो बंध पाया जाता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसी प्रकार अगर प्रोटीन में हम बंध की बात करते हैं तो प्रोटीन में, या मैं कह दूं एमिनो एसिड के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं? तो उसका आंसर होता है बच्चों पेप्टाइड बंध। इसी प्रकार अगर मैं DNA RNA में बात करूं तो वहाँ पर हमें 2 प्रकार के बंध देखने को मिलते हैं। एक तो होता है बच्चों फॉस्फोएस्टर बंध और दूसरा होता है फॉस्फोडाइएस्टर बंध, और एक और बंध हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है एन ग्लाइकोसिडिक बंध, जो कि पेंटोस शर्करा के कार्बन नंबर 1 पर तथा नाइट्रोजन क्षारक के मध्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे से पूछा गया है कि DNA मुख्यतः खालिस्तान में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो होगा बच्चों केंद्रक में। DNA जो है वो मुख्यतः केंद्रक में ही पाया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की।
क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है, सुक्रोज के जल अपघटन से आपको क्या प्राप्त होता है? तो बच्चों हम जानते हैं माल्टोज है, सुक्रोज है और लैक्टोज है, ये सभी डाइसैकेराइड से हैं, यानी कि इनके अपघटन जब होगा, जल अपघटन होगा तो इससे हमें 2 यूनिट मिलेंगी। तो जब सुक्रोज का हम जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम की 2 मोनोसैकेराइड शर्कराएँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया है कि पेड़ पौधों और जंतुओं के भाग सड़ाकर खालिस्तान खाद बनाते हैं। तो बच्चों इसमें हम कार्बनिक खाद भी लिख सकते हैं और हम जैविक खाद भी लिख सकते हैं, यानी कि कार्बनिक और जैविक जो हैं वो इस खालिस्तान का सही आंसर होगा। तो बच्चों ये थे हमारे छोटे छोटे आधे आधे नंबर के 11 क्वेश्चंस जो हैं रिक्त स्थान से संबंधित, और इनका सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम चलते हैं तो हमें पता चलता है, अब हमसे पूछा गए हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसमें सबसे पहले पूछा गया है ससंजन बल किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोहेसिव फोर्स, यानी कि ससंजन बल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों कि ऐसा बल जो कि एक समान अणुओं के मध्य पाया जाता है, एक समान अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को या बंध को हम ससंजन बल कहते हैं। जैसे कि जल और जल के अणुओं के बीच हो सकता है, धातु और धातु के मध्य हो सकता है, चौक और चौक के बीच हो सकता है, तो ये होते हैं ससंजन बल जो समान अणुओं के मध्य लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया है कि धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या होती है? तो बच्चों धनायन विनिमय जो क्षमता है, यानी कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी का जो मात्रक है उसका इकाई है, यूनिट है, वो क्या है बच्चों? सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। सेंटीमोल प्रति किलोग्राम जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछा गया है बच्चों पीएच किसे कहते हैं? डिफाइन पीएच। तो बच्चों हम जानते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को, यानी कि सूत्र लिखते हैं हम pH = log कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी H+ आयनों या कहते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को pH कहते हैं। सूत्र लिख देंगे आप pH = log और कोष्टक बनाएंगे बड़ा और उसमें लिखेंगे H+। इस प्रकार ये pH क्या होती है? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा गया है ESP का पूरा नाम लिखो। तो ESP का पूरा नाम है बच्चों एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछा गया है अत्यंत गतिशील पोषक तत्व का नाम लिखो। तो बच्चों अत्यंत गतिशील पोषक तत्व हमारे पास 3 हैं, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें से भी अगर मैं एक तत्व की बात करूं तो उसका आंसर होगा बच्चों पोटेशियम, जो है सर्वाधिक गतिशील तत्व के अंतर्गत आता है। जैविक कीटनाशक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 है। तो बच्चों कीटनाशक कैसे जैविक, यानी जब जीवों का यूज हम किसी कीटनाशक के रूप में करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जैविक कीटनाशक, यानी कि ऐसे कीड़े मकोड़े जिनका यूज कीटनाशकों के रूप में किया जाता है जैविक कीटनाशक कहलाते हैं। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई जो है वो मच्छरों के नियंत्रण के काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछा गया है वसा में विलय विटामिन का नाम लिखिए। तो बच्चों वसा में जो विलय विटामिन है, और आपको मैं याद करा दूं कि जो विटामिन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों जल में विलय विटामिन, जो जल में घुल जाते हैं, ऐसे जो विटामिन होते हैं उन्हें जल में विलय विटामिन कहते हैं। और ऐसे विटामिन दूसरे प्रकार के होते हैं जो वसा में घुलते हैं, वो वसा में घुल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं वसा विलय विटामिन। तो बच्चों हमसे पूछा गया है वसा में विलय विटामिन। तो बच्चों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी ए डी ई के, ये जो 4 विटामिन हैं वो हमारे पास वसा में विलय होते हैं। और बी, विटामिन बी और विटामिन सी, अब बी में सारे के सारे आ जाते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार सारे विटामिन आते हैं। बी और सी जो है वो बच्चों कहाँ आता है? वो जल में विलय जो विटामिन है उसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछा गया है बच्चों खाद की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों हम कहेंगे कि ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ कह दीजिए या रासायनिक पदार्थ कह दीजिए, क्योंकि इसने रासायनिक और जैविक खाद के बारे में नहीं पूछा है तो हम दोनों ही लिख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें खेतों में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? खेतों की उर्वरकता क्षमता, यानी कि मिट्टी की उर्वर क्षमता को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं उन्हें हम खाद नाम से जानते हैं, यानी कि ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब शुरू हो रहे हैं बच्चों हमारे लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं। इनमें देखिए सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन है वो
प्रश्न नंबर 35 जिसमें हमसे पूछा गया है पृष्ठ मृदा एंड अवमृदा में अंतर लिखिए, डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल। तो बच्चों इंग्लिश टर्म इज़ वेरी इजी। सरफेस सॉइल का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जो सरफेस पर पाई जाती है, यानी कि पृष्ठ पर पाई जाती है, जिसमें खेती होती है, वो हमारी पृष्ठ मृदा के नाम से जानी जाती है और जिसकी गहराई हम कह सकते हैं 0 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसी प्रकार अवमृदा जो है वो इस उपजाऊ मिट्टी के नीचे, यानी कि जो पृष्ठ मृदा है उसके नीचे जो पाई जाती है, उस मिट्टी को हम अवमृदा यानी कि सब सॉइल के नाम से जानते हैं और जिसमें हम खेती नहीं करते हैं। तो बच्चों ये है पृष्ठ मृदा और अवमृदा में अंतर, जो एक एक नंबर के आपसे पूछे गए हैं 12 क्वेश्चन। इसके बाद अगला हमसे पूछा गया है ह्यूमस का संगठन लिखो। परिभाषा नहीं पूछी गई है, केवल संगठन लिखना है, तो हम इसका आंसर देंगे बच्चों। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होती है, वसा होती है, लिग्निन होता है और प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दोनों होते हैं। सेलुलोज जो है वो 5 से 12% होता है और हेमीसेलुलोज जो है वो 3 से 5% होता है। अगर मैं वसा की बात करूं तो 1 से 5% जो है वो वसा पाई जाती है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35% जो है वो इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें लिग्निन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 35 से 55% तक पाई जाती है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें हमने ह्यूमस का संगठन के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास एक्सप्लेन नाइट्रीफिकेशन। तो बच्चों नाइट्रीकरण को समझाइए, तो इसका हम आंसर जाते हैं कि अगर अमोनिया है, उस अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज किया जाए तो इस क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। अर्थात अमोनिया का या नाइट्रोजन का या अमोनियम आयनों का नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में बदलना, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में बदलना नाइट्रीकरण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा गया बच्चों समाकृतिक प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई आइसोमॉर्फिक सब्सटीट्यूशन। तो बच्चों आइसोमॉर्फिक सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है बच्चों प्रतिस्थापन, और आइसोमॉर्फिक मॉर्फिक का मतलब होता है बच्चों, आप आज याद कर लें, आइसो का मतलब होता है सम और मॉर्फिक का मतलब होता है आकृति। तो मतलब जब सब्सटीट्यूशन किया जाए यानी प्रतिस्थापन किया जाए किसका, आइसोमॉर्फिक का, किसके द्वारा, आइसोमॉर्फिक द्वारा, कि जब धनायन द्वारा किसी दूसरे धनायन का एक्सचेंज किया जाए लेकिन समान साइज हो। अगर समान साइज के, समान आकार के किसी धन आवेशित आयन का किसी दूसरे धन आवेशित आयन द्वारा एक्सचेंज किया जाता है तो इसको कहते हैं समाकृतिक प्रतिस्थापन यानी आइसोमॉर्फिक सब्सटीट्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो सिलिका 4+ जो बनाती है उसको एल्यूमिनियम 3+ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की साइज जो है वो समान होती है, क्योंकि दोनों ही आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं। इस कारण ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछा गया है बच्चों कि मृदा विलयन जो है में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता 0.00001 है, तो इसका pH क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं सूत्र क्या है pH निकालने का, pH = log कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो हम लिखेंगे -log, फिर लिखेंगे हम कोष्टक में 1 × 10⁻⁵। जब इस -5 को आगे लाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 - log 1। log 1 की वैल्यू जो है वो होती है बच्चों 1, तो 5 में से जब 1 जाएगा तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। log 1 का जो आंसर होता है वो होता है 0, तो 5 में से जब 0 जाएगा तो बच्चों इसका आंसर आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा pH = 5। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 41 जो है रीग्रेडेशन क्या है। रीग्रेडेशन, तो बच्चों रीग्रेडेशन का मतलब होता है व्हाट डू यू मीन बाय रीग्रेडेशन, कि सबसे पहले अगर मिट्टी का निम्नीकरण हो जाए और उस मिट्टी पर आगे क्षार का जमाव हो जाए और बाद में जो सोडियम लवण आकर अगर वहाँ पर जम जाते हैं तो उससे मृदा की जो pH है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो इस घटना को ही हम रीग्रेडेशन कहते हैं, यानी मिट्टी का क्षारीय हो जाना। क्या हो जाना बच्चों, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे पूछा गया है बच्चों विद्युत चालकता क्या है और इसकी इकाई लिखो। तो विद्युत चालकता क्या है बच्चों, यदि किसी विद्युत अपकट्टे को हम डालते हैं किसी पात्र में या किसी बीकर में और अगर वह विलयन विद्युत की चालकता दर्शाता है तो इसे विद्युत चालकता कहते हैं, और इसकी इकाई जो है वो डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है, डेसीसाइमन प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछा गया है प्राथमिक तथा गौण पोषक तत्वों की नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स। तो बच्चों प्राथमिक जो पोषक तत्व हैं उसमें आते हैं NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस,
और हमारे पास पोटेशियम। और जो गौण हैं उनमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो प्राथमिक और जो द्वितीयक हैं या गौण हैं उनके एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार बच्चों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। तो कीटनाशक की प्रतीक्षा अवधि की परिभाषा हमसे पूछी गई है। तो बच्चों कीटनाशक की जो प्रतीक्षा अवधि है वो है कि खेतों में अंतिम छिड़काव जब किया और उसके बाद जब हम उस फसल का कटाव करेंगे तो अंतिम छिड़काव और कटाव के मध्य की जो अवधि होती है उसको हम प्रतीक्षा अवधि के नाम से जानते हैं। यानी जब खेत में हम लास्ट बार जब दवाई करते हैं, दवाई छिड़कते हैं, तब से लेकर के कटाव जब होगा यानी जब फसल को काटा जाएगा उसके मध्य की जो अवधि होगी उसको हम किसके नाम से जानते हैं बच्चों? प्रतीक्षा अवधि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 माइक्रोराइजा क्या है? तो बच्चों हम जानते हैं कवक जो है वो जिम्नोस्पर्म पादपों की मूलों में क्या करता है बच्चों? सहजीवी संबंध बनाता है। तो कवक तथा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ जो है मिलकर माइक्रोराइजा का निर्माण करते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। और इसका एग्जाम्पल आता है बच्चों साइकस में, जिन्हें हम माइक्रोराइजा जड़ों के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है टोंड दूध किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई टोंड मिल्क? तो बच्चों हम जानते हैं कि पूर्ण दूध में पानी मिला दिया जाए, पूर्ण जो दूध है हमारे घरों का पूरा प्योर दूध जो है उसमें पानी मिलाया जाए, प्लस सेपरेटा दूध का जो पाउडर आता है उसको मिलाएं तो जो हमारे पास जो दूध प्राप्त होता है उसको टोंड दूध के नाम से जाना जाता है। पूर्ण दूध में पानी मिला दिया जाए प्लस सेपरेटा दूध का जो पाउडर आता है उसको मिलाकर जो दूध प्राप्त होगा उसको हम टोंड दूध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों शुरू हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछा गया है कि यूरिया का संगठन और मृदा में अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों मृदा में अभिक्रिया तो लंबा चौड़ा पॉइंट हो जाएगा। मैं यूरिया का यहाँ पर आपको जो है वो संगठन बता देता हूँ कि इसमें यूरिया में नमी होती है 1% और यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो 46% तक पाए जाते हैं। इसके अलावा बाईयूरेट जो है वो 1.5% पाए जाते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन है, यूरिया सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो देती है वो है नाइट्रोजन, जो कि 46% होती है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं और इसके प्रभाव लिखिए। तो बच्चों बहुत सारे प्रभाव आप देखने को मिलते हैं हमें, इसके बारे में हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं मृदा प्रदूषण के बारे में। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर लंबा चौड़ा है इसलिए मैं यहाँ पर आपसे चर्चा नहीं कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, हरी खाद किसे कहते हैं और इसके आवश्यक गुण लिखिए। तो बच्चों हरी खाद में हम देखेंगे दलहनी और अदलहनी जो फसल होते हैं उनको पुष्पन की अवस्था में काटकर मिट्टी में दबा दिया जाए तो ये जो फसल होगी वो हरी फसल कहलाती है। और ये एक प्रकार से खेतों में जो है वो बच्चों इसके लिए खाद के रूप में काम करती है। निबंधात्मक क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। तो बच्चों निबंधात्मक क्वेश्चनों में आपसे सबसे पहले ऐसे टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो 50वां पूछा गया है। 2 ही क्वेश्चन है निबंधात्मक में, 50वां और 51वां। एंजाइम किसे कहते हैं? इसकी क्रियाविधि लिखते हुए एंजाइम के गुण लिखिए। तो बच्चों एंजाइम की मैं परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। तो हम जानते हैं ऐसे प्रोटीन जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और अभिक्रियाओं के वेग को चेंज कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रोटीन जो कि उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में काम करना है इनका कार्य है। और ये जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है बच्चों, सारे के सारे जो एंजाइम है वो प्रोटीन के बने होते हैं, एक नहीं है राइबोजाइम जिसका नाम होता है। इसकी क्रियाविधि बच्चों हम जानते हैं कि इसका जो क्रियाविधि होती है वो हम एंजाइम सबस्ट्रेट सिद्धांत के अनुसार देते हैं। यानी एंजाइम होता है उससे कोई क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट जुड़ता है और बाद में उस एंजाइम से जो सबस्ट्रेट जुड़ता है उस सबस्ट्रेट की आकृति में चेंजेस आ जाते हैं। फिर हमसे इसी में क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंजाइम्स के गुण लिखिए। तो बच्चों हम जानते हैं जो एंजाइम है वो रंगहीन ठोस होता है जिसका आणविक द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कॉलॉइडी प्रकृति के होते हैं। इनकी जो पीएच होती है बच्चों 6 से 8 पर वो सबसे ज़्यादा एक्टिव यानी सक्रिय होते हैं। ये अति विशिष्ट होते हैं यानी कि एक विशेष क्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकते हैं और इनकी जो उत्प्रेरक की जो मात्रा चाहिए या एंजाइम की मात्रा जो चाहिए वो हमें बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। अथवा में आपसे पूछा गया है बच्चों अगला क्वेश्चन, अथवा में न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? इसका संगठन समझाइए। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है बच्चों? कोशिकाओं में हमारी प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। और अगर इसका संगठन की बात करें तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। और इसकी जो है वो संगठन आपको समझाना था कि डाई जो हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में आपको समझाना था, जिसमें पेंटोस शर्करा होती है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। इस प्रकार से आपको चर्चा करनी थी। इसके बाद हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, 51वां सिंथेटिक दूध क्या है, इसका परीक्षण करने की विधियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में आपसे पूछा गया है कि दूध में पाए जाने वाले अवयवों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो बच्चों सिंथेटिक दूध हम जानते हैं कि सेपरेटा दूध में अगर यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, स्टार्च ऑयल, चौक, चूना आदि मिलाया जाता है और उनको मिलाकर हम जो दूध तैयार करते हैं वो होता है कृत्रिम दूध यानी कि सिंथेटिक दूध। इसका परीक्षण करने की विधियों का वर्णन जब हम करते हैं तो हम देखते हैं इसमें पानी मिलाया जाता है, तो सबसे पहले हम पानी की मिलावट की जांच करते हैं। उसके बाद जो है वो स्टार्च का मिलावट करते हैं, यूरिया के परीक्षण करते हैं, ग्लूकोज का परीक्षण करते हैं, चीनी का परीक्षण करते हैं, सोडा का परीक्षण करते हैं, फॉर्मेलिन मिलाया जाता है उसका परीक्षण करते हैं, वनस्पति तेल का परीक्षण करते हैं, कृत्रिम दूध की जांच करते हैं। ये सब विधियों का आपको वर्णन करना था। मैंने आपको मेन जो हेडिंग हैं उनके बारे में बताया है। अथवा में आपसे पूछा गया है बच्चों कि दूध में पाए जाने वाले अवयवों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो बच्चों दूध में वसा होती है, लैक्टोज होता है, प्रोटीन वगैरह होते हैं, इन सब का वर्णन करना था। तो बच्चों सबसे पहले आएगा आपका वसा जो है उसका वर्णन करना है। उसके बाद लैक्टोज जो शर्करा पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है, तो लैक्टोज शर्करा का आपको वर्णन करना था। प्रोटीन जो है वो केसिन नाम का पाया जाता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना था। केसिन क्या है, कैसा है, क्या फ़ायदा है, कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है आदि के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद जो है विटामिन, लगभग सभी विटामिन जो है वो दूध में पाए जाते हैं, इनका भी वर्णन करना था। उसके बाद जल जो है वो तो पाया ही जाएगा, और एंजाइम जो है वो दूध में पाए जाते हैं, इनका आपको वर्णन करना था। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा 12th का जो एग्रीकल्चर का केमिस्ट्री का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन होता है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।